अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बेटा आज के रिवीजन लेक्चर के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 3 के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के उनको रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को रिवाइज करने से पहले जो है ये एक टेबल मैंने आज जो है ऐड किया है। ये टेबल इसलिए ऐड किया गया कि पेपर के अंदर एनुअल एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज के अंदर इसका जो है एक आज इस टेबल में से एमसीक्यूज आ जाता है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो है वो हमें दो सरफेस के दरमियान या दो मटेरियल्स के दरमियान जो म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो बेटा इस टेबल को एमसीक्यूज के तौर पर आपने अच्छे तरीके से याद करना है। दूसरी बात यह है कि म्यू एफ का अगर साथ में वैल्यू सेम आ जाए लेकिन यूनिट मेंशन हो तो वो उसको आपने सर्कल नहीं करना। जहां पर बगैर यूनिट के वैल्यू म्यू एस की पूछी हो वो या दी हो उसको आपने सर्कल करना है, क्योंकि म्यू एस जो है ये रेशियो है बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो दो फोर्सेस के दरमियान रेशियो है, क्योंकि जब दो क्वांटिटीज के दरमियान कोई रेशियो हो तो उसका यूनिट बेटा नहीं होता, तो इसलिए म्यू एस का यूनिट नहीं है, वैल्यू इसकी दी है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको फिर मेंशन कर देता हूँ। इधर से आपको बुक पे भी पहले निशान लगवाए हुए हैं, ग्लास एंड ग्लास का, आइस एंड वुड का, और आपने उसके बाद जो है टायर एंड रोड ड्राई, टायर एंड रोड वेट, वुड ऑन वुड एंड वुड ऑन कंक्रीट। ये बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा टेबल आपने याद करना है, लेकिन क्योंकि ये पेपर में काफी दफा रिपीट हो चुके हैं तो इसलिए जो है इनको आपने ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन 3.3 इसका पार्ट 1 है, ये मैं इधर इसलिए मेंशन किया है कि जो सेकंड चैप्टर के आपके जो कुछ बच्चों ने मैम को टेस्ट सेंड किए थे उनको मैंने देखा है, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में बच्चे जो है अभी भी उसको सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं, पॉइंट्स बनाकर ऐसे लाइन लगाकर नहीं लिखते। तो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो हैं आपने ऐसे ही बेटा लिखने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों को एक दफा फिर से गाइड कर दिया जाए। जैसे हमारे पास इधर 3.3 का फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मैथ एंड वेट। बेटा आपने ऐसे ही सेंटर में लाइन लगा के एक साइड पे मैथ दूसरी साइड पे वेट पॉइंट्स बनाकर लिखना है। डिफरेंस जब भी लिखना है कोशिश करें कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिखें आप। अगर किसी चीज की इक्वेशन या कोई वेक्टर वगैरह स्केलर वगैरह वो क्वांटिटी नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है, तो फिर उसकी बेटा एग्जांपल जरूर होगी, तो एग्जांपल साथ लिख देना है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास मास एंड वेट के दरमियान डिफरेंस है। मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट में हम मास की डेफिनेशन लिख रहे हैं। मास क्या है कि किसी बॉडी के अंदर मादे की मिकदार है जो उस बॉडी में मौजूद हो। दूसरी साइड पे हम दूसरे पॉइंट के अंदर वेट की डेफिनेशन लिख देंगे। द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। कि वेट ऑफ द बॉडी जो है वो फोर्स है जिसके साथ जमीन उसको अपनी तरफ या अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड पॉइंट में आ जाता है mass is it is a scalar quantity and weight it is a vector quantity and is toward the center of earth। mass हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती इस, और जो हमारे पास वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ यानी टुवर्ड्स अर्थ सेंटर या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसके बाद मेजर करने का मेथड है इट इज मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस। मैथ जो है फिजिकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, और जो वेट है इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को स्प्रिंग बैलेंस से और मैथ को फिजिकल बैलेंस से जो है मेजर किया जा सकता है। इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। मैथ जो है वो हर जगह सेम रहता है। वेट जो है इट डज नॉट रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस। कि जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं रहती, इसलिए जो आपका वेट जो है वो भी हर जगह सेम नहीं होगा। इसके बाद बेटा इनके यूनिट्स मेंशन कर देने आपने। यूनिट ऑफ मैथ हमारे पास किलोग्राम है, यूनिट ऑफ वेट हमारे पास न्यूटन आएगा, और मैथ जो है डिराइव्ड और जो है आपका मैथ जो है बेस क्वांटिटी है और वेट जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। और लास्ट पे इनका फार्मूला लिख देंगे जो आप मैथ है एफ इक्वल टू एम ए वाले फार्मूले से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उससे फाइंड कर सकते हैं। वेट की जो इक्वेशन होती है या फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी।
नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इसकी बात अगर बच्चों को डेफिनेशन नहीं मिलती तो मैंने इधर इसकी डेफिनेशन जो है आपको लिख दी है। ये भी डिफरेंशिएट आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर द अदर बॉडी। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा हो, रोल नहीं करे, स्लाइड करे, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन की फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। दूसरी साइड पे रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा हो, तो फिर जो उसकी फ्रिक्शन होगी, उस दौरान जो फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। दूसरा है इसमें पॉइंट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर जो है सरफेस एरिया ज्यादा होता है, कोल्ड वेल्स रैप्चर हो जाते हैं, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्ट एरिया एक तो कम होता है दोनों सरफेस का आपस में, दूसरा इसमें कोल्ड वेल्स जो है वो रैप्चर नहीं होते। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3.6 आ जाता है, वाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। के बस के ऊपर सफर करना खतरनाक क्यों है? द फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर एक्टिंग ऑन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रूफ ऑफ रनिंग बस ट्राई टू टर्न ओवर विच इज डेंजरस while the lower part of the body that rests with respect to roof of the bus। जब आप बस की छत के ऊपर बैठे हैं तो आपके ऊपर जो है अपर पार्ट के ऊपर एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो कि आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, जबकि आप जो है बस की छत पे बैठे हैं वो आपके विद रिस्पेक्ट जो है वो रेस्ट में होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एयर फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से आप लोग जो है उस बस के ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। इसलिए एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन की वजह से बस के ऊपर जो बैठना है वो खतरनाक है। दूसरा इसमें पॉइंट ये भी आ सकता है कि आप बस के ऊपर बैठे हैं तो आपके जो है बस टर्न करती है या बस मुड़ती है, तो जो उसके इनर्शिया है वो आपको आगे की तरफ रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप गिर सकते हैं। जो 3.7 क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं, वाई डज अ पैसेंजर मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। कि एक जब आप गाड़ी में बैठे हैं या वैन में बैठे हैं तो एक टर्न आता है तो आप जो है ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ धकेले जाते हैं या बाहर जाने की आपको फोर्स सी लगती है, जो आपको जो है गाड़ी से साइड पे जो विंडो की तरफ धकेलती है। ऐसा क्यों होता है? When the bus is taking turn, it move in the circular path। बस जो है जब टर्न करती है तो उसकी जो मोशन जो है सर्कुलर हो जाती है, सर्कुलर पाथ पर मूव करना शुरू कर देती है। सो पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस एक्सपीरियंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ही वो इनसाइड जो मूव पैसेंजर बैठा है बस टर्न करेगी तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, जो फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बराबर होगी, क्योंकि पैसेंजर जो है वो बस के जो वैन या बस में या किसी भी व्हीकल में बैठे हैं वो उसके साथ अटैच नहीं है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो आउटवर्ड जो है आपको पुल करती है या ड्रैग करती है। तो इसीलिए बेटा जब भी आप वैन में व्हीकल में बैठे तो सीट बेल्ट का पहनना ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप जो है उस जो आपकी व्हीकल है उसका पार्ट ही बन जाए, ताकि इस तरीके से टर्न करते हुए आप जो है किसी नुकसान से या एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिएक्शन के तौर पर एक्ट कर रही है जब गाड़ी जो है टर्न करती है, क्योंकि उस वक्त उसकी मोशन जो है फिर स्ट्रेट लाइन या स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं रहती, वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक्ट करती हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि आपको आउटवर्ड जो है वो ड्रैग करती है या आउटवर्ड मूव करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन आ जाता है 3.9, बहुत सिंपल सा और शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी आता है, उसमें उसने 100 न्यूटन की जगह पर जो है 10 न्यूटन दिया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है, बहुत छोटा सा है इसका आंसर जो है, और इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ज्यादा है।
What will be the tension in the rope that is pulled from its end by two opposite forces of 100 न्यूटन। उसने कहा कि आपके पास एक रोप है, उसमें कितनी टेंशन होगी जबकि उसकी दोनों साइड के ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। बेटा जब तक आप एक साइड पे रस्सी के फोर्स लगाते हैं, उसको दूसरी साइड से बांधते नहीं है या उसको दूसरी साइड से पकड़ते नहीं है, तब तक रस्सी में टेंशन ही क्रिएट नहीं होती। तो अगर आप एक साइड पे रस्सी के 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी साइड पे भी 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो रस्सी के अंदर जो है वो 100 न्यूटन की ही फोर्स होगी। बाद बच्चे 100 प्लस 100 200 न्यूटन कंसिडर करते नहीं। आप एक साइड पे रस्सी को पकड़ के खड़े रहें, जितनी मर्जी फोर्स लगाएं, जब तक दूसरी साइड पे उसके इक्वल और या अपोजिट जो है फोर्स उसके नहीं लगेगी, तब तक वो रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट नहीं होगी। तो 100 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड से फर्ज करते हैं और 100 न्यूटन फोर्स जो है राइट साइड से, अपोजिट साइड के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो टोटल टेंशन जो है रस्सी के अंदर उसी के इक्वल होगी। इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं और आपको समझा देता हूँ, इजीली हो जाएगा। जैसे कि आप रस्सी छत के साथ बांध देते हैं, रस्सी के साथ नीचे कोई वेट नहीं आप बांधते, तो रस्सी के अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, रस्सी जो है इजीली मूव कर रही है, टेंशन लेस होगी। जैसे ही आप रस्सी के साथ फर्ज करते हैं कि 10 न्यूटन का ही कोई वेट बांध देते हैं, तो रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है। अब 10 न्यूटन वेट आपने बांधा, रस्सी में टेंशन जो है वो 10 न्यूटन की क्रिएट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली उस वेट को जो है बैलेंस करने के लिए छत जो है अपवर्ड फोर्स जो रिएक्शन के तौर पर लगाएगी वो भी 10 न्यूटन की होगी। तो इसका यही आंसर आएगा, द टेंशन इन द रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू अपोजिट फोर्सेज 100 न्यूटन ईच विल बी 100 न्यूटन। ये रस्सी जिसको दोनों साइड्स के ऊपर, अपोजिट साइड्स के ऊपर जो है अपोजिट एंड पे 100 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, तो टोटल जो फोर्स उसके अंदर टेंशन की होगी वो भी 100 न्यूटन ही होगी। इसके बाद 3.10 है हमारे पास क्वेश्चन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज द बॉडी मूव। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, तो फिर बॉडी कैसे मूव करती है। जो कि एक चल रहा है इंसान मूव करता है या कोई गाड़ी चलती है तो वो कैसे मूव करती है, क्वेश्चन हमारा ये है। बेटा एक्शन और रिएक्शन होते इक्वल हैं और अपोजिट इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर एक्शन कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले के ऊपर रिएक्शन करेगा। तो जिसकी वजह से जैसे कि जब हम जमीन पे चलते हैं तो हम पाँवों के साथ जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये हमारा एक्शन हो गया, क्योंकि अब जमीन को हम मूव नहीं करवा सकते, ये जमीन स्टिल रहती है। इसके रिएक्शन के तौर पर जमीन हमें आगे की तरफ जो है वो रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम आगे को मूव करते हैं या चल पाते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में बेटा अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास आता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन जो है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते। Action is applied on one body due to which an equal and opposite reaction is acting on another body। के एक्शन और रिएक्शन जो है वो अपोजिट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर के एक्शन एक बॉडी के ऊपर हम एक्ट करते हैं और उसका जो रिएक्शन है वो दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। बोथ ऑफ दीज डू नॉट न्यूट्रलाइज, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हैं जो फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं होते, इसलिए न्यूट्रलाइज होने का मतलब है कैंसल आउट होना। तो एक्शन और रिएक्शन जो है कैंसल आउट नहीं होते, ड्यू टू विच द बॉडी विल मूव, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव करती है। जो क्वेश्चन हमारे पास 3.11 है वो भी इससे मिलता जुलता ही है, इसमें भी हम एक्शन और रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे। A horse pulls the cart. If the action and reaction are equal and opposite, then how does the cart move? हॉर्स जो है वो कार्ट को जो है वो खींचता है। अगर वो कार्ट के ऊपर एक्शन लगा रहा है और कार्ट उतना ही रिएक्शन उसके ऊपर लगाएगा तो फिर कार्ट मूव कैसे करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके आंसर में हम देखेंगे, द हॉर्स अप्लाई एक्शन ऑन द रोड बाय हिज फीट, द रिएक्शन इज गिवन बाय द रोड ऑन द हॉर्स ड्यू टू विच हॉर्स मूव्स। जब घोड़ा जो है जमीन के ऊपर चलता है तो अपने पाँव से जमीन के ऊपर फोर्स लगाता है, उस फोर्स के रिएक्शन के तौर पर जमीन जो है घोड़े के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से घोड़ा मूव करता है।
अब घोड़े के साथ हमने कार्ट को बांधा होता है या अटैच किया होता है, जिसकी वजह से घोड़ा जब आगे को मूव करेगा तो कार्ट भी आगे को मूव करेगा। द कार्ट विच इज टाइड विद द हॉर्स विल आल्सो मूव। ये दोनों क्वेश्चन, बल्कि ये तीनों स्लाइड के ऊपर जो तीनों क्वेश्चन हैं 3.9, 3.10 और 3.11, ये बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तीनों के अंदर एक्शन और रिएक्शन की ही डिस्कशन हो रही है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, वाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पोर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों इसको कंसिडर किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, इसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है या उस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी क्रिएट हो रही है या एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हम मोमेंटम की डेफिनेशन देखें तो उसके हिसाब से मोमेंटम इक्वल होता है जो मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हमें वेलोसिटी मिल जाए तो हम जो है एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें जो है, जो आपने टॉपिक देखा है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, उसमें आपका एंड रिजल्ट निकलता है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम मोमेंटम चेंज को ही पढ़ते हैं, तो इसकी मदद से जो है हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसकी मदद से फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल आर डिस्कवर्ड बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल, जो बेसिक पार्टिकल है, इसकी मदद से हम जो है वो उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से रॉकेट मोशन को भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके जो ऊपर जो इफेक्ट है या वो कैसे होती है। और दूसरा गन एंड बुलेट सिस्टम वगैरह जो है उनकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। व्हेन अ गन इज फायर्ड, हमारा जो क्वेश्चन है 3.14, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स व्हाई। जब बंदूक चलती है या फायर करते हैं बंदूक के अंदर से तो उसको झटका या रिकॉइल क्यों करती है, झटका क्यों लगता है, ये हमारा क्वेश्चन है। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसको कम्प्लीटली डिस्कस किया है, इक्वेशन भी फाइंड की है जिससे हम गन रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। उसी इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हम जो है बुलेट की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन गन रिकॉइल क्यों करती है, ये यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो बिफोर द फायरिंग। फायर करने से पहले जैसे हमने देखा था कि गन एंड बुलेट का जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो है। व्हेन गन इज फायर्ड बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आप बंदूक चलाते हैं या गन फायर करते हैं तो गोली जो है तेज रफ्तार के साथ, तेज वेलोसिटी के साथ बाहर को मूव करती है। और जो गन रिकॉइल सो दैट टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग आल्सो बिकम जीरो। तो उस वेलोसिटी को, उस मोमेंटम को ओवरकम करने के लिए बंदूक जो है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिकॉइल करती है, जिसकी वजह से जो फॉरवर्ड मोमेंटम है बुलेट का और जो बैकवर्ड मोमेंटम होगा गन का रिकॉइल और मैस के प्रोडक्ट की वजह से तो वो इक्वल हो जाएंगे। इस वजह से जो है टोटल मोमेंटम तो फिर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को हमने फुलफिल करना है, इसलिए जो है गन रिकॉइल करती है। इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3.16 आ जाता है। जैसे हमने मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन में पढ़ा था कि जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको प्रॉपरली ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा दें ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। अब यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो राइज होता है वो यही होता है कि ऑयलिंग या ग्रीस लगाने से फ्रिक्शन जो है वो कैसे कम होती है, तो वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर अब डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन भी यही है, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन लोअर फ्रिक्शन। के मशीन के मूविंग पार्ट्स को अगर तेल लगा दें, ऑयल लगा दें, तो उससे फ्रिक्शन जो है कैसे कम हो जाती है। एज द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस देन फ्रिक्शन ऑफ सॉलिड। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है लिक्विड की वो सॉलिड से काफी ज्यादा कम होती है। जैसे आप घर में देखते हैं कि अगर आपके फ्लोर के ऊपर या फर्श के ऊपर जो है पानी गिरा हो तो आपको चलने में मुश्किल होती है, आप उसके ऊपर स्लिप करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो लिक्विड्स की फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है। तो जब हम मशीन के मूविंग पार्ट्स को आपस में मूव करते हैं या एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं या रगड़ खाते हैं, उनके ऊपर ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा दें तो जिसकी वजह से मशीन के पार्ट इजीली एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं और इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। ऑयल लगाने की वजह से
फ्रिक्शन कम क्यों होती है? क्योंकि ऑयल्स की फ्रिक्शन या लिक्विड्स की फ्रिक्शन जो है एज कम्पेयर टू सॉलिड काफी ज्यादा लो होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का काफी दफा पेपर में आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी जब इस टॉपिक को देखा था तो उसमें इसको बयान किया था, इधर भी हम देखेंगे। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम क्यों होती है? बेटा आपने देखा है कि जब टायर घूमता है तो वो जो सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं करता, रोटेट करता है, जिसकी वजह से एक तो कोल्ड वेल्ड फ्रैक्चर नहीं होते, दूसरा एक कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपके घर में आपने देखा हो वॉशिंग मशीन वगैरह है, उसके नीचे जो है छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से वो इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसके नीचे ना हो तो फिर उसको मूव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसकी रीजन ही ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। अब हमने देखना है किस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगी। When a wheel moves on smooth surface, it has a contact with the surface only at a single point. जब एक पहिया या एक व्हील सरफेस के ऊपर मूव करता है तो उसका सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर होता है और थोड़ी सी जगह के ऊपर होता है, यानी कांटेक्ट पॉइंट सिंगल होता है और छोटा सा होता है। एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसिस, अब दोनों सर्फेसिस के दरमियान आपका व्हील आगे मूव कर रहा है लेकिन जो नीचे सरफेस है, जो जमीन है, हमारा जो ग्राउंड है वो मूव नहीं करता, तो रिलेटिव मोशन नहीं होती जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगी। एट दिस पॉइंट देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज जीरो, इसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो है ही नहीं, बिल्कुल ही स्लाइड नहीं कर रहा, वो रोल कर रहा है। स्लाइडिंग के अंदर एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है, दूसरी सरफेस के साथ एक्सपीरियंस एक जैसी फोर्स होती है। However, practically the wheel is compressed a little at the contact point of two surfaces under the track. लेकिन थोड़ा बहुत जो है व्हील जो है कंप्रेस हो जाता है, पिचक जाता है जहाँ पर वो जमीन के साथ जो है अटैच हो रहा हो। बिकॉज ऑफ द लिटल स्लाइडिंग फ्रिक्शन द रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस एंड लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस थोड़ी सी जो सरफेस एरिया कंटेक्ट में होता है जहाँ से व्हील थोड़ा सा जो है वो कंप्रेस हो जाता है तो थोड़ी सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट होती है, लेकिन इस वजह से जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा कम होगी। दूसरा फैक्टर आप इसके साथ कोल्ड वेल्स का भी लिख सकते हैं। बेटा ये थे आज के हमारे जो है चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में या इन क्वेश्चन के अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन और रेज हो रहे हो तो आप जब चाहें मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।